हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। हम लोग देख रहे हैं कि 1000 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में ये वीडियो सीरीज नंबर 5। तो हम लोग हर सीरीज में देखते हैं 20 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी डिटेल जो भी है, इनसे रिलेटेड डिटेल है, हम अपनी वेबसाइट www.nursingfuture.in पर देखते हैं। और ये वीडियो अपलोड करने के अगर आप विद इन 1 वीक देख रहे हैं तो प्लीज आप इसको कुछ दिन के लिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसको अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन 1 वीक के बाद अगर देख रहे हैं तब तक ही अपलोड हो गया होगा। आप वहां पे जाके इन क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी डिटेल्स होती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज में, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ईसीजी टॉल टी वेव सीन इन केस ऑफ हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ईसीजी में जो टॉल टी वेव है वो किस केस में दिखती है। तो इसके ऑप्शन में हाइपरनेट्रीमिया दिया गया है। हाइपरनेट्रीमिया आप सब जानते हैं कि ब्लड में जो है सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, 145 से ज्यादा हो जाता है, उसको हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। और जो हाइपोकैलेमिया होता है उसमें ये पोटेशियम लेवल, सीरम का पोटेशियम लेवल कम हो जाता है, वो 3.5 से कम हो जाता है। जो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है वो 3.5 टू 5 होता है। जो हाइपरकैलेमिया होता है इसमें जो पोटेशियम का लेवल होता है वो 5 से ऊपर हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आप सबको पता ही है। तो जो टी वेव देखी जाती है, अगर हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो ईसीजी में इस कंडीशन में कोई भी खास चेंजेस नहीं आते हैं। हाइपोकैलेमिया में जो ईसीजी की टी वेव होती है वो वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। और जो हाइपरकैलेमिया है इसमें टी वेव टॉल हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में ईसीजी की जो टी वेव होती है वो टॉल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीडोट ऑफ हिपेरिन हिपेरिन का एंटीडोट क्या है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जाता होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो और आप सबको इसका आंसर भी पता होगा। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है वारफेरिन, विटामिन के, नैलोक्सोन, प्रोटामाइन सल्फेज। तो जो हिपेरिन होता है वो ब्लड थिनर के रूप में काम करता है और यहाँ पे जो वारफेरिन है ये भी ब्लड थिनर के रूप में काम करता है। और ये विटामिन के है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, लेकिन हिपेरिन के एंटीडोज के रूप में नहीं दिया जाता है। जो नैलोक्सोन है वो एंटीओपाइड ड्रग है। ये जो मॉर्फिन है, कोडीन है, फेंटेनिल है, इन सब के इफेक्ट को कम करने के लिए नैलोक्सोन दी जाती है, इसको ओपाइड कहते हैं। और जो प्रोटामाइन सल्फेस है वो एंटीडोट हिपेरिन के एंटीडोट के रूप में काम करता है, लेकिन इसके भी कुछ अपने कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसमें कभी कभी सीवियर हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स वगैरह हो जाते हैं, तो कोई एक विशेष प्रिकॉशन के अंदर में प्रोटामाइन सल्फेस को एडमिनिस्टर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस। की बॉडी में जो हीट रेगुलेट करने वाला, टेम्परेचर मेंटेन करने वाला सेंटर है वो कहाँ है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें अगर देखा जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो भी ब्रीदिंग का पैटर्न होता है, ब्लड वेसल्स फंक्शन होते हैं, डाइजेशन का होता है, स्नीजिंग होता है, स्वेलिंग होता है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन, ये सारा मेडुला से रेगुलेट किया जाता है। और जो थैलेमस होता है, थैलेमस में मोटर, सेंसरी मोटर और कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस के फंक्शन रेगुलेट किए जाते हैं। जो हाइपोथैलेमस है इसमें ईटिंग, ड्रिंकिंग और ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी सेंटर है। तो ये हाइपोथैलेमस यहाँ का राइट आंसर है। जो हीट को रेगुलेट करता है वो हाइपोथैलेमस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज्ड आईसीपीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। मैनिटॉल है, फेनिटोइन है, डायजेपाम है, नाइट्रोग्लिसरीन है। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो मैनिटॉल है, क्योंकि मैनिटॉल ये ऑस्मोटिक डायरेटिक है। ये आईसीपी को भी कम करता है, उसके साथ साथ ये बॉडी में जो और भी स्वेलिंग होती है उसको कम करता है। जो फेनिटोइन ड्रग है ये एंटी कन्वल्सिव ड्रग है। और डायजेपाम है ये एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में दी जाती है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में। और सीजर में भी ये रिलैक्सेशन के लिए दी जाती है, सेडेटिव के रूप में काम करता है। नाइट्रोग्लिसरीन ये ब्लड में बीपी को कम करने के लिए दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या है। 100 ml, 400 ml, 6000 ml, 600 ml,
तो यहाँ पे ये थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 600 नहीं 500 ml है और इसका जो राइट आंसर है वो 500 ml ही है। और जो इसके अगर और वॉल्यूम में देखा जाए तो ये 600 ml है, ये टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी को कैसे देखते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम होती है जो 500 ml होती है, और प्लस इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो 3100 ml होती है। उसमें प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो 1200 ml होती है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है रेजिडुअल वॉल्यूम भी 1200 ml होती है। तो यहाँ पे ये टोटल मिला के 600 ml होता है, तो इसे टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। बाकी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, तो इसको यहाँ पे इग्नोर करना, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हुआ है तो 500 नहीं मेंशन हो पाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे कॉमन टाइप का फ्रैक्चर कौन सा है? कोलेज फ्रैक्चर है, पॉट्स फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, पैथोलॉजी फ्रैक्चर है। तो हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये फ्रैक्चर कौन है। ये जो कॉलेज फ्रैक्चर है ये डिजिटल रेडियल का फ्रैक्चर होता है। जो पॉट्स फ्रैक्चर होते हैं वो एंकल का फ्रैक्चर होता है। मोस्टली जो वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने में मोस्टली ये फ्रैक्चर हो जाता है। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है ये बच्चों में बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, जो हरी लकड़ी के जैसे ये टूटता तो नहीं है, क्या होता है इसमें हड्डी आधी टूट जाती है और आधी उसी में बेंड रहती है, तो उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये बच्चों में बहुत कॉमन है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है जो किसी बीमारी की वजह से होता है, उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द मोस्ट कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया अमॉन्ग चिल्ड्रन इज, जो बच्चों में जो डायरिया होता है बच्चों में, वो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एजेंट कौन सा है? तो एडिनो वायरस है, राइबो वायरस है, रोटा वायरस है, राइनो वायरस है। तो हम जान लेते हैं ये कौन कौन किस तरह के वायरस है। जो एडिनो वायरस है ये एक फैमिली के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं और ये लंग्स का इन्फेक्शन को में कॉज करते हैं। ये स्टमक, इंटेस्टाइन, आंख और ये आई में इन्फेक्शन करते हैं। और जो राइबो वायरस है ये एनिमल और प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। और जो रोटा वायरस है ये बच्चों में डायरिया का मेन कॉज है। बच्चों में जो डायरिया होता है वो रोटा वायरस की वजह से होता है। और जो राइनो वायरस है वो भी ह्यूमन में बहुत कॉमन है और ये कॉमन कोल्ड कॉज करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि बीसीजी वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ, बीसीजी वैक्सीन किस तरह की वैक्सीन है? तो इसके ऑप्शन में दिया गया है किल्ड वैक्सीन है, टॉक्साइड वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन है। तो जो बीसीजी वैक्सीन है वो लाइव अटेन्यूएटेड टाइप वैक्सीन है। और जो किल्ड वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन में पोलियो आती है, हेपेटाइटिस आती है, रेबीज आती है। और जो टॉक्साइड वैक्सीन होती है इसमें डिप्थेरिया, टेटनस, और जो कंबाइंड वैक्सीनेशन डीपीटी होती है वो भी आती है। और जो ये कंबाइंड वैक्सीनेशन है इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन आती है। और ये कंबाइंड वैक्सीन को कभी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन भी कहते हैं। तो ये दोनों कंबाइंड कॉन्जुगेटेड सेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मैनी एंटीकेल चेकअप विजिट रिकमेंडेड टू एन प्रेग्नेंट वुमेन, कि WHO के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी विजिट करनी चाहिए एंटीनेटल चेकअप के लिए? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 1 विजिट, 3 विजिट, 4 विजिट, 5 विजिट। तो इसका जो राइट आंसर है 4 विजिट। इससे पहले 3 विजिट थी लेकिन अभी 4 विजिट कर दी गई। और ये विजिट का टाइम होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हो विजिट करना चाहिए। फिर सेकेंड में क्या होता है कि 14 to 26 वीक के बीच में विजिट करना चाहिए। फिर जो थर्ड विजिट होती है वो 28 to 34 वीक्स के बीच में करनी चाहिए। और जो लास्ट फोर्थ विजिट होती है वो 36 वीक से टर्म जब तक के लिए EDD है उस बीच तक विजिट करते रहना चाहिए, या 8 डेज में या 15 डेज में डॉक्टर से मिलते ही रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो वाज स्टार्टेड। पल्स पोलियो का पहला राउंड कब शुरू किया गया था? दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1995 में, जनवरी 1994 में, नवंबर 1996 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो का फर्स्ट राउंड शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन इज, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो इसमें पेन है, ब्लीडिंग है, परफोरेशन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इंट्रायूटेराइन
डिवाइस के इंसर्शन में ये सारे ही कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ब्लीडिंग है, और जो इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन किसी एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। इंडिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी के जो मेजर कॉज है वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, एबॉर्शन, सेप्सिस, हेमरेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेमरेज। इंडिया में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी होती है वो हेमरेज की वजह से सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम मदर फॉर हिज मिस्टेक इट इज कॉल्ड एज। कि अगर कोई एक पर्सन अपनी गलती का ब्लेम दूसरे पे लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए कोई भी बच्चा एग्जाम देने गया है और एग्जाम में उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो बोलेगा कि जो भी क्वेश्चन थे वो सारे आउट ऑफ सिलेबस थे, या फिर टीचर ने पढ़ाए नहीं थे, हमारे क्लास में कवर ही नहीं किए गए थे। गलती तो अपनी है लेकिन हम ब्लेम किसी दूसरे पे कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन में देख लेते हैं। प्रोजेक्शन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, एग्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रोजेक्शन कहते हैं। और जो रिग्रेशन क्या होता है, इसमें हमेशा इंडिविजुअल रिग्रेट की फीलिंग में रहता है, अरे हमने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था तो अच्छा था, ऐसे कर किया होता तो अच्छा था, ऐसे किया होता तो अच्छा था। वो ऐसे ही रिग्रेट की फीलिंग में ही रहते हैं। और ये एग्रेशन में क्या होता है, बार बार गुस्सा आ जाती है, लड़ाई झगड़ा करने के उसमें आ जाता है, उसको एग्रेशन कहते हैं। और जो कंप्रेशन है वो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज नहीं होता है, या यूज होता है तो बहुत ही रेयर, ये बहुत डिफेंस मैकेनिज्म का कॉमन से पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा। A person seeing a design on the floor thought it was an example of। कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी फ्लोर पे डिजाइन देखता है और लेकिन वो कुछ और सोचता है तो उसको क्या कहते हैं? इसमें है इल्यूजन कहते हैं, डिल्यूजन कहते हैं, हेलुसिनेशन कहते हैं, आइडिया ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो इल्यूजन है, क्योंकि वहाँ पे फ्लोर पे कोई डिजाइन था लेकिन जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है वो कुछ और ही सोच रहा है, इसलिए इसे इल्यूजन कहते हैं। और अगर हेलुसिनेशन देखा जाए तो वहाँ पे उसको डिजाइन दिखती जबकि फ्लोर पे डिजाइन नहीं होती, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ये अंतर है इल्यूजन और हेलुसिनेशन में। इल्यूजन में ऑब्जेक्ट होता है लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम कुछ और समझते हैं, और हेलुसिनेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है फिर भी हमें ऑब्जेक्ट समझ में आता है। 15 में है कि एक्स्ट्रा pyramidal symptoms आर साइड इफेक्ट ऑफ एंटी पार्किंसन एजेंट, एंटी मैनिक, एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक। तो इनमें से जो एक्स्ट्रा pyramidal सिम्टम्स देखे जाते हैं वो एंटी साइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है एंटी साइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म इज। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, साइकोथेरेपी, टोटल एब्सटिनेंस, अल्कोहलिक एनोनिम्स, एवर्जन थेरेपी। तो ये चारों हैं, ये चारों ही थेरेपी जो है वो अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है एल्कोहलिक एनोनिम्स। इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल लेने वाले अल्कोहलिक पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं। जब वो सेल्फ विलिंग हो जाते हैं अल्कोहल छोड़ने के लिए, उनको ये समझ आ जाता है कि जो अल्कोहल है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हम अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, तो वो ऐसे ही अल्कोहल की एक कम्युनिटी बना लेते हैं, उसमें सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं ये बोलने के लिए कि अल्कोहल हमें छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। एक दूसरे की काउंसलिंग करते रहते हैं, इसको अल्कोहलिक एनोनिम्स कहते हैं। इस 17 में पूछा गया था कि सुसाइडल रिस्क इज द हाईएस्ट इन द फॉलोइंग। आप सबको पता है कि किस कंडीशन में सुसाइडल रिस्क सबसे ज्यादा हाई रहते हैं, तो इसके ऑप्शन में है मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव, मेजर ड्रग डिप्रेशन, सीवियर एमआर। तो जो सुसाइडल रिस्क सबसे ज्यादा हाई रहती है वो रहती है मेजर डिप्रेसिव के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, तो 40%, 50%, 60%, 90%। तो इसका राइट आंसर है 60%। ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कब हुआ था, 12 मई 1820, 12 मई 1832, 7 अप्रैल 1820, 7 जून 1842। तो इसका राइट आंसर है 12 मई 1820, क्योंकि उनके बर्थ डेट पे ही हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं। तो हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं 12 मई 1820 में। और इनका अगर लाइफ टाइम पूछा जाए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का लाइफ टाइम कितना था, तो इनका बर्थ जो हुआ था वो 12 मई 1820 को हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 13 अगस्त 1910 को हुई थी। तो ये हम इनका लाइफ टाइम है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इनका जो डेथ डेट है उसको भी याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट फॉर्म इस टर्म्स है, कि अगर कोई नर्स किसी पेशेंट को इंटेंशनली टच करते हैं उसके कंसेंट के बिना, उसकी इच्छा के बिना, तो उस टर्म को क्या कहेंगे, नेग्लिजेंस कहेंगे, असॉल्ट कहेंगे, माल प्रैक्टिस कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बैटरी है। बैटरी नर्सिंग एथिक्स में यूज होने वाला एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि पेशेंट की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने उसको इंटेंशनली उसको हार्म पहुंचाने के पर्पज से उसको टच किया, उसको बैटरी कहेंगे। और जो नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजेंस होता है कि पेशेंट के लिए जो भी जरूरी है हम हर बात को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। हाँ, उसको टाइम से दवा नहीं देना, खाना नहीं देना, उसकी बात नहीं सुना, प्रॉपर तरीके से उसका काम नहीं करना, ये नेग्लिजेंसी में आता है। असॉल्ट में आता है कि अगर जानबूझ के किसी पेशेंट को मारना, डांटना या उसके साथ मिसबिहेव करना, ये असॉल्ट में आता है। माल प्रैक्टिस में आता है कि पेशेंट को सही समय पे मेडिसिन नहीं देना, सही समय पे मेडिसिन नहीं देना या सही तरीके से नहीं देना, सही तरह से अपने काम को परफॉर्म नहीं करना, ये माल प्रैक्टिस में आता है। तो इस सीरीज के 20 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करना, और अपनी कम्युनिटी में भी इसको शेयर करना, जिससे सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। और ये सीरीज को आप कंटिन्यू करना, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिटेल हम अपनी वेबसाइट पर भी देखते हैं। तो हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिया है तो नेग्लिजेंस, असॉल्ट, माल प्रैक्टिस, इस तरह के 4 पॉइंट कवर हुए हैं। तो इसी तरह का हम डिटेल अपनी वेबसाइट पे इनसे रिलेटेड देखते हैं, और भी हम शॉर्ट नोट्स, डिटेल क्वेश्चन देखते हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, मिलते हैं फिर इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है इस सीरीज को पहले कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच।